नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद क्लास में दिलखुश कुमार आए हैं। इनका नाम दिल खुशी रहता है क्योंकि खुश रहते हैं जीवन में। और बताओ कैसे हो? त्रिपुरा से सर जी। आप त्रिपुरा से हो पवन भाई? कुछ दिन पहले तो आप मणिपुर से थे। अब घूम रहे हो क्या? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। सरपंच साहब प्रणाम प्रणाम। भाई सब क्या हाल है? लाड लेकर गच स्टार्ट करें फिर। लो जी फिर, बाबा की दया है। अगला सवाल थारी स्क्रीन पे ही हो रहा है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। और बताओ सब ठीक चल रहा है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मिडावल इंडिया को स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करते हैं। मेरे द्वारा कंप्लीट थियरी होगी, एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, डाउट सेशंस आपके जो है इसके अंदर रहेंगे। उसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। विष्णु कैसन बा? स्टार्ट करते हैं बिना परेशानी के। थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि आखिरकार मामला क्या था, माजरा क्या था, मामला क्या था, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं कि मामला क्या था, मामला माजरा क्या था। स्टार्ट करिए। बहमनी नहीं पढ़ाना ना पहले मुझे आपको, पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको जो है विजयनगर एम्पायर। तो हेडिंग डाल लीजिए विजयनगर एम्पायर। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महिमा रघुवंशी। अरे क्या हो रहा है भाई रे? सीधा बहमनी पढ़वा रहा है ये तो है। दिल्ली सल्तनत ऑफ मुगल्स इसमें शायद आएगा। आज नोट करना है सरपंच साहब, बिल्कुल नोट करना है। छवि कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने पहले भी बताया था कि मेरे हिसाब से वही चीज बेहतर है जहां आप कुछ सीख पाए। क्लास में अगर मैं स्लाइड दिखाने के लिए आऊंगा तो वो कोई भी कर सकता है। मुझ में और बाकी लोगों में फिर फर्क क्या रह जाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए? लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए बाबू, विजयनगर एम्पायर। हेडिंग क्या डालनी है आपको? विजयनगर एम्पायर हेडिंग डाल दीजिए। जितने भी छात्र इस क्लास में आ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यह कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में। मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए। तो विजयनगर साम्राज्य आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्या भला? विजयनगर साम्राज्य आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। विजयनगर साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं विजयनगर अंपायर। तो पॉइंट आता है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1336 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, ओके, बात करते हैं। अब मैं बताता हूँ पूरा मैटर क्या था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेडी करते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या आपको देखने को मिलती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या हुआ? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका आपको क्या देखने को मिलता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। सर स्लाइड से एक दूसरे टीचर पढ़ाते हैं यार, वो अच्छे टीचर हैं। ठीक है, जिनकी आप बात करें वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर हैं, अच्छे टीचर हैं। और वो अब स्लाइड से पढ़ाते हैं, वो पहले हाथ से पढ़ाते थे जहाँ तक मुझे लगता है। शायद मैं नहीं जानता, बट बच्चे बताते हैं कि वो पहले स्लाइड से नहीं पढ़ाते थे। एक दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनको जानता हूँ, तब से ही जानता हूँ मैं उनको। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये थी कि 1327 में, 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, एमबीटी के द्वारा राजधानी को दिल्ली से परिवर्तित करके के द्वारा राजधानी को दिल्ली से परिवर्तित करके, राजधानी को दिल्ली से परिवर्तित करके दौलताबाद बनाया गया। परिवर्तित करके, दिल्ली से परिवर्तित करके दौलताबाद बनाया गया। दौलताबाद बनाया गया। दौलताबाद बनाया गया। बनाया गया। तो 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, जो एमबीटी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है भाई राहुल।
तो मैंने क्या बताया कि राजधानी को दौलताबाद बनाया था, तो इस चीज़ को आप ऐसे ही लिख लेंगे। इन 1327 MBT shifted his capital, MBT shifted his capital from Delhi to Daulatabad, महाराष्ट्र। अब हुआ क्या, जब उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद पहुंचाया, ठीक है, क्लियर है जी हाँ, तो यहाँ के राजाओं के मन में एक डर बैठ गया, यानी वो यहाँ पर था, यहाँ पर, तो जब वो यहाँ से ऐसे करके यहाँ आया दौलताबाद यहाँ पर, तो अब होता ये है कि जितने भी साउथ इंडिया के लोग हैं उनके मन में एक डर बैठ गया, तो दक्षिण भारत के लोग यूनाइट हुए, बट वो मोहम्मद बिन तुगलक का बिगाड़ कुछ नहीं पाए। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी इच्छा से आया, अपनी इच्छा से वापस गया। समझिएगा मैंने क्या बताया, ठीक है, मैंने बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि बाबू ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर मैं बात करूंगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा, तो 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया। इसमें परेशानी कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी उसको भी थोड़ा सा हम देखते हुए चलेंगे, प्लस इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, दक्षिण भारत के क्षेत्रीय शासकों ने, दक्षिण भारत के क्षेत्रीय शासक साथ आए, परंतु एमबीटी को नहीं रोक पाए, एमबीटी को दक्षिण भारत में राजधानी बनाने से नहीं रोक पाए, एमबीटी को दक्षिण भारत में राजधानी बनाने से नहीं रोक पाए, राजधानी बनाने से नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए, तो वो नहीं रोक पाए किसी को कि वो राजधानी बना के रहेंगे, और राजधानी उसने बनाई। ठीक है, याद रखिएगा। साउथ इंडियन लोकल किंगडम्स वर, साउथ इंडियन लोकल किंगडम्स, साउथ इंडियन लोकल किंगडम्स वर यूनाइटेड but unable to stop MBT, stop MBT, कि वो साथ में तो आए पर मोहम्मद बिन तुगलक को रोक नहीं पाए। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल, हेलो आपका, इसको नोट कर लीजिए। अब होता यह है कि जब ये दक्षिण भारत में आता है तो वहां पर दो भाई हुआ करते थे, हरिहर और बुक्का, तो उनको अपने साथ वापस ले आता है दिल्ली। उस कहानी को मैं थोड़ा बताऊंगा, पहले नोट करिए, जैसे नोट करेंगे आगे बढ़ेंगे। कुछ समय के पश्चात ही मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को पुनः दौलताबाद से दिल्ली हस्तांतरित कर देता है। क्या बताया मैंने, कुछ समय पश्चात पुनः, आफ्टर अ फ्यू टाइम, कुछ समय पश्चात ही, कुछ और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, इसमें आप लिखेंगे कुछ समय पश्चात, या फिर कुछ समय पश्चात ही, कुछ समय बाद ही, कुछ समय बाद ही, कुछ समय के बाद ही क्या होता है, कुछ समय के बाद ही आपको एक नई चीज देखने को मिल जाएगी, और वो नई चीज क्या है, कुछ समय के बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को पुनः दिल्ली ले जाता है, और राजधानी को पुनः दिल्ली ले जाता है, और दिल्ली ले गया। He again took the capital to Delhi. तो आफ्टर अ फ्यू टाइम, कुछ समय बाद ही, आफ्टर फ्यू टाइम
एमबीटी शिफ्टेड कैपिटल टू दिल्ली, एमबीटी अगेन शिफ्टेड कैपिटल टू दिल्ली, शिफ्टेड कैपिटल टू दिल्ली, कैपिटल टू दिल्ली। अब हुआ ये कि भाई अब कोई तो चाहिएगा उधर रहने के लिए, राइट, दौलताबाद में रहने के लिए कोई तो चाहिए। तो इसने क्या काम करा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने दो सेनापतियों को वहां भेजा जाएगा, अपने 2 सेनापतियों को भेजा जाएगा, सेनापतियों को दक्षिण की कमान सौंपी गई, दक्षिण की कमान सौंपी गई, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या काम करा, मोहम्मद बिन तुगलक अक्रेडिटेड साउथ इंडिया टू हिज टू मिनिस्टर्स, अपने 2 मंत्रियों को उसने क्या काम करा, अपने 2 मंत्रियों को उसने साउथ इंडिया की कमांड सौंप दी। अब वो साउथ इंडिया की जो कमांड थी वो जिन 2 सेनापतियों को सौंपी गई है उनका नाम क्या था, देवर हरिहर एंड बुक्का। अब बहुत सारे लोगों का एक कहना होता है कि सर इनको ही कमांड क्यों सौंपी, क्योंकि देवर कन्वर्टेड मुस्लिम्स। हरिहर एंड बुक्का ये थे हिंदू, इनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था, देवर फोर्सफुली कन्वर्टेड टू इस्लाम। हरिहर और बुक्का को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था, फोर्सफुली कन्वर्टेड टू इस्लाम, फोर्सफुली कन्वर्टेड टू इस्लाम, टू इस्लाम। तो इनको जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। अब ऐसी परिस्थिति में क्योंकि उनको जबरन परिवर्तित किया गया है तो वो सिंपली ये कह देते हैं कि यार हम जबरन परिवर्तित हुए, हम इस बात के लिए एग्री नहीं थे, बट फिर भी हमें कैद किया गया, हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर होता यह है कि इनके द्वारा मना कर दिया जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। परसों आगे बढ़िए, लिखिए। तो हरिहर और बुक्का यहाँ पर फोर्सफुली कन्वर्टेड टू इस्लाम है, तो इन्हीं को सेनापति बना के भेजा गया कि ये तो मुस्लिम बन ही चुके हैं, तो ये हमारे खिलाफ कैसे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब ये दक्षिण भारत पहुंचे, 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 जब ये दक्षिण भारत पहुंचते हैं तो इन्होंने क्या काम किया,
जैसे ही दक्षिण भारत पहुंचते हैं तो इनके द्वारा एक बहुत तगड़ा ही काम कर दिया गया। व्हेन दे रीच टू द साउथ इंडिया, जब वो दक्षिण भारत पहुंचे, इन्होंने वहां पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी। इन्होंने सभी राजाओं को सामूहिक करके, सभी राजाओं को सामूहिक करके, राजाओं को एकत्र करके, यूनाइट करके, एकत्र करके, इन्होंने सभी राजाओं को एकत्र करके, इन्होंने सभी राजाओं को एकत्र करके दे यूनाइटेड, सभी राजाओं को उन्होंने एकत्रित करा, सभी राजाओं को एकत्रित, यूनाइटेड साउथ किंग्स एंड फॉर्म्ड ए एम्पायर, साउथ किंग्स एंड फॉर्म्ड विजयनगर एम्पायर, फॉर्म्ड विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की शुरुआत करी। ये समय था 1336, 1336 सीई, इसको आप कह सकते हैं। ये समय था 1336 सीई। ना 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 भाई, सब बिल्कुल ठीक है, इसको फटाफट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना भाई, दिक्कत कौन है भाई तिवारी, टेंशन की बात कौन है। अरे नहीं, थोड़ी सी वैसे तबीयत वैसी हो रखी थी, तबीयत थोड़ी वैसी हो रही थी। एमबीटी क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक है भाई। मोहम्मद बिन तुगलक है एमबीटी। तुम एमबीटी का नहीं पता था? इतनी देर से कर क्या रहे थे फिर तुम? हम्म। नोटेड 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 सर। तो अब यहाँ पे समझना कि विजयनगर एम्पायर कोई नई चीज नहीं है। जैसे दिल्ली सल्तनत है, इसी प्रकार से विजयनगर एम्पायर है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत इस्लामिक है, इसलिए उसके लिए टर्म यूज करते हैं सल्तनत। यह हिंदू एम्पायर है तो इसमें यूज करते हैं एम्पायर। फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा क्लासेस से मुझे कभी वो नहीं लगता, इससे कोई टेंशन नहीं होती मुझे। कैसी बात कर रहे हो? इस टेबल को बनाओ। विजयनगर एम्पायर में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? सबसे पहले संगमा डायनेस्टी है। इसी को स्टार्ट कौन करेगा? इसी को हरिहर और बुक्का स्टार्ट करेंगे। इसी को स्टार्ट कौन करेगा? हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का इसको स्टार्ट करेंगे। हरिहर एंड बुक्का इसको स्टार्ट करेंगे। यहां पे आपको देखने को सुलवा डायनेस्टी, इसको सुलभ नरसिंह स्टार्ट करेंगे। सुलभ डायनेस्टी वी नरसिंह स्टार्ट करेंगे। तिरुमल स्टार्ट करेगा राविडो डायनेस्टी। तो 4 डायनेस्टी आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। संगम डायनेस्टी स्टार्ट हुई है हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे संगम डायनेस्टी के बारे में। विजयनगर एम्पायर 1336 में स्टार्ट होकर 1650 तक जाएगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम नोट करते हैं। हाँ, हेलो स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़िए। सब मुगलों से हटके विजयनगर पर कहां से आ गए? क्योंकि मुगल समाप्त हो चुके थे, इसलिए मैं आ गया विजयनगर पे भाई साहब। अरे अगर याद है, याद वाली बात है तो बताइए, कहाँ आना है बताओ। है भाई, देखो बात को समझिएगा। पूछा जा सकता है इसकी कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल हम्पी है। हम्पी है इसकी कैपिटल। इसकी कैपिटल भी हम्पी है। इसकी कैपिटल भी हम्पी है। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज पेनुकोंडा। इसकी जो कैपिटल दैट इज पेनुकोंडा। पेनुकोंडा कैपिटल है इसकी। पेनुकोंडा इसकी कैपिटल है। पेनुकोंडा इसकी कैपिटल है। कृपा करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सीधी, संगमा डायनेस्टी। हेडिंग डाल लीजिए सीधी, संगम डायनेस्टी।
ठीक है, माहिया हेडिंग डालो फटाफट से, संगम डायनेस्टी। सानिया हेडिंग डालेंगे सबसे पहले संगम डायनेस्टी के बारे में। संगम डायनेस्टी, तो संगम डायनेस्टी के अंदर जो पहला रूलर बनेगा दैट इज हरिहर फर्स्ट। तो संगम डायनेस्टी के अंतर्गत जो पहला शासक बनेगा वो हरिहर फर्स्ट बनेगा। जैसा मैं बता चुका हूं कि इसको स्टार्ट करने के बारे में, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे इस वंश है जिसका नाम है संगम वंश, इसका नाम है संगम वंश। तो संगम वंश के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, संगम वंश के बारे में कि भाई जोर का ही काम है संगम वंश का। संगम वंश, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम कैसे पड़ा, कैसे पड़ा, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम संगम क्यों रखा गया। हाउ इट नेम्ड आफ्टर, 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 किसके पीछे इसका नाम पड़ा है। दरअसल हरिहर और बुक्का जो इसके संस्थापक है, हरिहर और बुक्का जो इसके संस्थापक है, उनके पिता का नाम हरिहर और बुक्का, हरिहर तथा बुक्का के पिता, हरिहर और बुक्का के पिता, के पिता का नाम संगम था। क्या नाम था, संगम। तो क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने अपने वंश का नाम रख दिया संगम राजवंश। तो आपको पता लगता है कि आखिरकार किस प्रकार से संगम राजवंश की वंशवेल प्रारंभ हुई। तो संगम राजवंश के बारे में अगर मैं आपको विस्तृत अध्ययन बताऊं तो 1336 में स्टार्ट होकर 1485 तक जाएगा, जब तक कि सालुव नरसिंह नहीं आ जाएगा। अब हरिहर प्रथम जो राजा है, ये प्रथम राजा हुआ, प्रथम प्रतापी शासक हुआ, ये प्रथम शासक है, यह प्रथम शासक है, प्रथम शासक है। ही इज द फर्स्ट रूलर, फर्स्ट रूलर, कंसीडर्ड एज फर्स्ट रूलर, कंसीडर्ड एज फर्स्ट रूलर, कंसीडर्ड एज फर्स्ट रूलर मतलब माना जाता है कि पहला शासक है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरा। प्रथम शासक के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं कि कंसीडर किए जाते हैं पहले रूलर के तौर पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहां देखने को मिलता है इन्हीं के बारे में कि भाई यही है जो अपनी कैपिटल जो है हम्पी में बनाते हैं। ही मेड हिज कैपिटल टू हम्पी, ही मेड हिज कैपिटल, कैपिटल टू हम्पी, कैपिटल टू हम्पी। हम्पी में इन्होंने राजधानी बनाई, हम्पी में इन्होंने राजधानी बनाई, हम्पी में राजधानी बनाई। हम्पी कर्नाटक में है आज की डेट में। इनको एक समुद्र का अधिपति कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मदुरै पर कब्जा किया था, मदुरै पर कब्जा किया, मदुरै पर कब्जा किया था इन्होंने, मदुरै पर कब्जा किया, मदुरै पर कब्जा किया, कैप्चर्ड मदुरै, मदुरै को इन्होंने कैप्चर कर लिया, मदुरै पर कब्जा किया। और क्योंकि मदुरै पर इन्होंने कब्जा किया, क्योंकि मदुरै पर इन्होंने कब्जा किया, इसलिए इनको एक टाइटल मिला, इनको एक उपाधि मिली, इनको एक उपाधि अर्थात एक टाइटल इनको मिला, एक समुद्र का अधिपति, एक समुद्र का अधिपति, एक समुद्र का अधिपति, एक समुद्र का अधिपति इनको कहा जाएगा, एक समुद्र का अधिपति इनको कहा जाएगा। ठीक है, यानी लॉर्ड ऑफ सी, लॉर्ड ऑफ सी इनको कहा जाएगा क्योंकि इन्होंने मदुरै पर कब्जा किया था, इस वजह से इनको लॉर्ड ऑफ सी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए 1356 में इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इनका भ्राता इनका उत्तराधिकारी बना। हरिहर की मृत्यु कब हुई है, हरिहर प्रथम, मृत्यु 1356, 1356। उत्तराधिकारी इनका भाई बना जिसका नाम है बुक्का। सक्सेसर कौन बना इनका, सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी सक्सेसर इनका कौन बना, इनका भ्राता, भाई, इनका भाई ब्रदर, ब्रदर बना,
तो वो कौन बना? इनका भाई, यानी इनका ब्रदर बना। इनका भाई इनका ब्रदर बना। और इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम क्या था जो यहां पर सक्सेसर बना? बताइए, इनके भाई का नाम क्या था जो ब्रदर यहां पे बना है? नाम बताइए सर। उसका नाम है बुक्का। का नाम है बुक्का, याद रखिएगा। उसका नाम है बुक्का। बिना परेशानी के याद रखिए। फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इसमें क्या होता है कि अब यहां पर हम देखेंगे कि अगला इसका उत्तराधिकारी किस प्रकार से बनेगा। अच्छा, एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल। राहुल एक बात कह रहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि सर आपने हमें राजा जसवंत सिंह के बारे में नहीं बताया, जबकि आपको उनके बारे में बताना चाहिए था। वो एक प्रतापी शासक हैं। देखो, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैं आपके लिए बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा नहीं कर पाया। ये मेरे लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि मैं आपके सामने बहुत बड़े बड़े राजाओं का जिक्र नहीं कर पाया जो इस समय सीमा, इस कार्यकाल के अधीन आए। जैसे राणा कुंभा का जिक्र मैं आपके समक्ष नहीं कर पाया, रानी दुर्गावती का, या इस प्रकार के और भी बहुत सारे राजा हैं जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र नहीं कर पाया। मालदेव सिंह के बारे में नहीं बात कर पाया। ठीक है, परमार राजाओं के बारे में इतना चर्चा आपके समक्ष नहीं कर पाया। भोज राजाओं के बारे में इतनी चर्चाएं आपके समक्ष नहीं कर पाया। एंशियंट इंडिया में थोड़ी बहुत बातें उनके बारे में हुई, परंतु वो इतनी नहीं हुई जितनी मेरे ख्याल से उनके बारे में होनी चाहिए थी। ये उनके साथ एकदम अनजस्टिस हुआ है। महाराणा प्रताप के बारे में भी फैमिली ट्री आपको नहीं पता उनका। बहरहाल मैं तो पढ़ता हूं तो कई बार मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है, कि हाँ भाई ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है सर? आप तो बहुत बायस निकले, आपने तो उनके बारे में जिक्र नहीं किया है, तो गलत बात है आपकी। ठीक है, तो ये पॉइंट रहता है सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, फिर आपने क्यों नहीं बताया? इसके पीछे का कारण समझिएगा। दरअसल मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से डेटा पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। अगर आप है कि वो मेरी पर्सनल मानसिकता रही कि अगर मैं किसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं या नहीं। अधिकतम मैं आपको एनसीईआरटी से हटकर भी मैंने आपको बहुत कुछ बातें बताई, मैंने बहुत कुछ बातें आपको पढ़ाई। बैटल ऑफ दिवेर पढ़ाया, इस प्रकार की जैसे बाप्पा रावल जी के बारे में मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, आपको 1034 के बहराइच बैटल के बारे में मैंने पढ़ाया जो एनसीईआरटी में नहीं है। परंतु वहां तक मैं एक सीमाओं तक जा सकता हूं, उसके अधिक नहीं जा सकता। अगर उससे अधिक जाऊंगा तो आपका समय व्यर्थ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं उससे अधिक नहीं जा सकता, कुछ सीमाओं को बांधते हुए ही रहना पड़ता है। नहीं सर, हम तो जानना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप फिर मेरे पर्सनल चीजों को देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने हर एक ऑलमोस्ट राजाओं के बारे में चर्चा करी है। फिर भले ही वो यादव वंश हो, फिर भले ही वो ऐसा वंश हो जिसके बारे में मैं क्लास में जिक्र नहीं कर पाता, वो जाट राजवंश हो, वो राजपूत राजवंश हो, ठीक है, या फिर वो परमार राजवंश हो, भोज राजवंश हो, गुर्जर राजवंश हो, तो उनके बारे में वहां जिक्र किया जाता है। राइट, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लाइक आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहां ऑलरेडी एक सीरीज है जीत राणा .77। पर्याप्त, खत्म, बैक टू द टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि इसका जो उत्तराधिकारी इसका भाई बना बुक्का, तो हम बुक्का के बारे में बात करेंगे कि बुक्का आदमी बढ़िया था। इसके बारे में अब हम जिक्र करते हैं कि आखिरकार बुक्का के बारे में क्या चीजें फेमस होती हैं, किस बारे में इनके बारे में चर्चाएं की गई हैं, किस बारे में इनके बारे में चर्चाएं की गई हैं। आदमी बहुत जोर का था बुक्का। नाम बुक्का प्रथम, नाम है बुक्का प्रथम। कार्यकाल 56 से 77 है। कमाल की बात है, इनके बारे में समझते हैं। लिखते हैं इनको तीन समुद्र का अधिपति कहा जाता है। तीन समुद्र का अधिपति कहा जाता है। तीन समुद्र का अधिपति कहा जाता है। बुक्का जी को क्या बोलते हैं? तीन समुद्र का अधिपति इनको बोलते हैं। तीन समुद्र का अधिपति, तीन समुद्र का अधिपति इनको कहा जाता है। अधिपति इनको कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ थ्री सी।
ठीक है, लॉर्ड ऑफ 3C इनको कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ 3C, 3C इनको कहा जाएगा, लॉर्ड ऑफ 3C इनको कहा जाएगा। पॉइंट ये भी होता है कि इन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाएगा। इनकी एक उपाधि है, टाइटल है, उपाधि है, टाइटल है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाएगा। क्या बोलेंगे बाबू, इनको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बोला जाएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक, इनको हम वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बोलेंगे। तो नहीं, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक सॉरी प्रतिदर्शक होगा। ये इनकी किताब है, इनकी एक ग्रंथ है, इनका एक ग्रंथ है, यानी इनकी एक बुक है, एपिक बुक है इनकी, जिसको हम बोलते हैं वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, जिस कारण से इनको एक उपाधि मिली है वेद मार्ग प्रतिदर्शक, जिस कारण से इनको एक उपाधि मिली है, इनको एक उपाधि भी मिली है वेद मार्ग प्रतिदर्शक, टाइटल वेद मार्ग प्रतिदर्शक, वेद मार्ग प्रतिदर्शक इनको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वेद मार्ग प्रतिदर्शक इनको कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, इनके बारे में बहुत तगड़े लेवल पर आपको चर्चा याद रखनी पड़ेगी। ये बुक का प्रथम के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पूछा जाता है कि भाई कि इनसे रिलेटेड बातें क्या हैं, जैसे ये वो पर्सन है जिन्होंने 1363 में इनके द्वारा ही एक बैटल स्टार्ट किया गया है, और ये बैटल इन्होंने किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया है, बहमनी एम्पायर के अगेंस्ट इन्होंने बैटल स्टार्ट किया है 1363 में बुक्का प्रथम के द्वारा ही। 1363 बहमनी साम्राज्य से युद्ध हुआ जिसमें ये हार गए, बहमनी साम्राज्य से युद्ध हुआ, बहमनी साम्राज्य से एक युद्ध हुआ, से युद्ध हुआ, युद्ध हुआ इसके अंदर जीतते कौन है, बहमनीज वॉन द बैटल, बहमनीज के द्वारा ही बैटल जीता जाता है, कि बैटल होता है बहमनी साम्राज्य से युद्ध हुआ जिसके अंदर विजय भी किसको प्राप्त होती है, बहमनीज को ही प्राप्त होती है। इन द बैटल बहमनीज वॉन दिस, बहमनी साम्राज्य वॉन द बैटल, बहमनी साम्राज्य जिसमें जीता है। इन्हीं के समय में रायचूर विद्रोह शुरू हुआ, इन्हीं के समय में रायचूर विद्रोह शुरू हुआ, इन्हीं के समय में रायचूर विद्रोह प्रारंभ हुआ, रायचूर विद्रोह प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। अब आखिरकार ये रायचूर विद्रोह कहां पर है, या रायचूर विद्रोह आखिरकार क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, रायचूर एक ऐसा स्थान है जो तुंगभद्रा रिवर के बीच का एक स्थान है, वो है रायचूर विद्रोह। वही रायचूर विद्रोह है जो तुंगभद्रा रिवर के बिल्कुल बीचों बीच है, दैट इज नोन एज रायचूर विद्रोह। उसी को लेकर सारी की सारी परेशानियां क्रिएट हुई हैं रायचूर विद्रोह को लेकर ही, तो उसी के संदर्भ में हर एक के द्वारा बात की जाती है रायचूर विद्रोह के बारे में ही, तो थोड़ा उनके बारे में अपन याद रखेंगे। क्या है मैटर वो बता दीजिए, बताते हैं सर। रायचूर विद्रोह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रायचूर विद्रोह के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बताइए सर, इन्हीं के समय में जो रायचूर विद्रोह शुरू हुआ है, रायचूर विद्रोह, रायचूर रिवोल्ट, एक जमीन है, एक जमीन है जो तुंगभद्रा रिवर के बीच में आपको देखने को मिलता है, तुंग और भद्रा रिवर के बीच में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, उस एरिया का नाम है रायचूर। तो हर एक राजा उस रायचूर पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि बहुत ज्यादा उपजाऊ है और बहुत ज्यादा पैसा बनता है वहीं से, इस कारण से हर कोई चाहता है कि उसका उस क्षेत्र पर कब्जा हो जाए, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसका उस क्षेत्र पर कब्जा हो जाए। तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में वह आपको देखने को मिलता है, इट इज बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर, ठीक है। ये एक एरिया है, दिस इज एरिया, एरिया बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर, एरिया बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर।
तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर पूछा ये जाएगा सर इसकी डेथ कब हुई, 1377 में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, सर हरिहर बनेगा उत्तराधिकारी। हरिहर तो मर गया था, हरिहर का लड़का हरिहर सेकंड बनेगा। ठीक है, क्लियर है, यस सर। तो इसकी डेथ होती है 1377 में, डेथ होती है 1377 में। तो 1377 में डेथ के बाद पूछा ये जाएगा तो सर फिर इनका उत्तराधिकारी कौन बना, तो सीधे तौर पर आप याद रखेंगे उत्तराधिकारी कौन बना, उत्तराधिकारी कौन बना, उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जाएगा तो आप सीधे तौर पर बता देंगे कि जो उत्तराधिकारी पर्सनैलिटी आपको यहां देखने को मिल जाएगी, जो उत्तराधिकारी बना है वो व्यक्ति कौन है जो उत्तराधिकारी बना, बताइए सर। भाई उत्तराधिकारी के तौर पर आपको देखने को मिलता है हरिहर सेकंड, सक्सेसर के तौर पर देखने को मिलता है हरिहर सेकंड। अब हम देखते हैं हरिहर सेकंड को कि आखिरकार हरिहर सेकंड क्या करेगा। हरिहर सेकंड भी ठीक ठाक राजा है, मजबूत शासक है, भतीजा था, जी हाँ भतीजा था, भतीजा ही था मेरे भाई। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए, आप ही को तो सुनने के लिए बैठे हैं भाई साहब, बताओ फटाफट बताओ आप। बिल्कुल संपूर्ण आज्ञा है आपको। नेक्स्ट आप लिखेंगे हरिहर सेकंड, ये भी तगड़ा ही है हिसाब किताब इसका भी। हरिहर द्वितीय का हिसाब किताब भी बहुत हैवी है, हैवी ड्राइवर है ये भी, हरिहर द्वितीय। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, हरिहर द्वितीय के बारे में भी ठीक ठाक चर्चा कर लेते हैं, ठीक आदमी है। हेडिंग डाल लीजिए हरिहर द्वितीय के बारे में। राज परमेश्वरम और महाराज अधिराज इनकी उपाधियां हैं, इनकी उपाधियां कितनी हैं, टाइटल्स इनके कितने हैं, राज परमेश्वरम, मेश्वरम, राज परमेश्वरम, महाराज अधिराज, महाराज अधिराज, राज परमेश्वरम और महाराज अधिराज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए और ध्यान से समझना। अब ये हैं इसके टाइटल्स, ये हैं इसके टाइटल्स। राज परमेश्वरम एंड महाराज अधिराज। महाराज अधिराज ये आपको पता लगते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, जी हाँ। पॉइंटर्स इनके बारे में पूछे जाएंगे, पॉइंटर्स इनके बारे में पूछे जाएंगे। इनके प्रमुख दरबारी हैं माधवचार्य और श्रीनिवास, प्रमुख दरबारी हैं इनके दो प्रमुख दरबारी हैं, दो प्रमुख दरबारी आपको देखने को मिल जाएंगे, दरबारी आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कौन कौन से प्रमुख दरबारी हैं इनके, वो दो प्रमुख दरबारी आपके कौन से हैं, बताइए। जैसा मैंने बताया श्रीनिवास, श्रीनिवास आपके प्रमुख दरबारी हो गए। और दूसरे आपको देखने को मिलते हैं माधवाचार्य, माधवाचार्य, माधवाचार्य।
अब पॉइंट ये आता है, श्रीनिवास के बारे में याद रखना है, इनकी बुक का नाम है हरिनिवास। इनके बुक का नाम है हरिनिवास। हरिनिवास। माधवाचार्य की है सुदर्शन संग्रह। सुदर्शन संग्रह। संग्रह आपको देखने को मिल जाएगी, सुदर्शन संग्रह। सुदर्शन संग्रह। और वो हरिनिवास आपको देखने को मिल जाएगी। प्रमुख इनके कोर्टियंस हैं, दीज आर टू प्रमुख कोर्टियंस। ठीक है, याद रखना। कोई समस्या है? नहीं सर। बाकी यह काफी बढ़िया शासक रहा, काफी बढ़िया शासक रहा, शांति प्रिय शासक था। इसने कोई भी लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा नहीं करा, शांति प्रिय शासक था। शांति प्रिय शासक रहा, शांति प्रिय शासक रहा। 1404 में डेथ हुई, 1404 में इसकी डेथ हुई। और इसके बाद नया अगला जो राजा बना उसका नाम क्या बना? देवराय। इसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी इसका बनता है वो बनता है देवराय। उत्तराधिकारी कौन बनता है? देवराय आपको देखने को मिल जाएगा, देवराय। सक्सेसर कौन है इसका? देवराय। देवराय फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देवराय वन के बारे में बात करते हैं। अरे भाई आपने सुनाया नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। सन और तारीख याद करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है, क्षमता। आप में कितनी क्षमता है, जितना ज्यादा हो सके उतना आप रिवाइज कीजिए। 1405 से लेके 1422 के बारे में अपन बात करते हैं। देवराय फर्स्ट है, काफी फेमस पर्सन रहा है। ही वाज क्वाइट फेमस, क्वाइट फेमस मतलब काफी फेमस है। दिलखुश भाई, फेमस पर्सन में से एक है। विजयनगर में बांध का जनक माना जाता है। तुंगभद्रा नदी पर इसी ने बांध बनाया था। विजयनगर में बांध का जनक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में बांध का जनक, विजयनगर साम्राज्य में बांध का जनक माना जाता है। फाउंडर ऑफ द डैम्स, फाउंडर ऑफ द डैम्स इसको कंसीडर करते हैं। और तुंगभद्रा रिवर पर डैम इसी ने बनाया था। डैम ओवर तुंगभद्रा, डैम ओवर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर पर इसी ने डैम बनाया था। तुंगभद्रा नदी पर इसी के द्वारा डैम बनाया गया है। नितेश, तुंगभद्रा नदी पर बनाया है इसने, तुंगभद्रा पर बांध बनवाया है। इसके समय में एक विदेशी यात्री आया था। विदेशी यात्री इसके समय में आया था क्योंकि वो 1420 में आया और 1430 तक रहा। उसका नाम है इटली का निकोलो कॉन्टी। इटली का है निकोलो कॉन्टी। इटली का निकोलो कॉन्टी आपको देखने को मिल जाएगा। वाह, क्या बात है। निकोलो कॉन्टी आपको देखने को मिल जाएगा इटली का। ठीक है, याद रखना। बाकी इसकी डेथ होने के बाद 1422 में इसकी डेथ होती है। 1422 में इसकी डेथ होती है और फिर आएगा देवराय। इसकी डेथ कब होती है? डेथ होती है 1422 में, फिर आएगा देवराय। इसके बाद आपको कौन देखने को मिल जाएगा? देवराय सेकंड, जिसको बोलते थे गजबेटकर, सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक। ठीक है, एक उलझा हुआ किरदार हूं मैं, लोग समझते हैं समझदार हूं मैं, खुशी की तलाश में खोया हुआ हूं, एक कैसा तलबगार हूं मैं। वाह 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 काफी कुछ क्लासी लिख दिया आपने तो ये।
तो देवराय सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद काफी खतरनाक ही होगा। मूल विधि में और कितने क्लास होंगे? मूल विधि में यार भाई मान के चलो 10 क्लास और होंगे, बस 10 क्लास बीएनएस लगा के 6 क्लास में बीएनएस खत्म कर दूंगा, और भी 6 क्लास में बीएनएस और बीएनएसएस दोनों खत्म कर दूंगा 3-3 क्लास में, फिर वो सर्किल में शुरू होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, और अगर समझ पाए हैं तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर समझ पाए हैं तो फटाफट बता दो। ठीक है, अभी अपन कल मिलते हैं। अभी ध्यान रखिए अपना, ठीक है। मुलाकात होती रहेगी इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।